नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता आर्या स्वागत करती हूँ आपका परीक्षा यान अकेडमी में। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा चुकी हूँ, अब आज हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले विसर्ग संधि की परिभाषा जान लेते हैं कि विसर्ग संधि होता कैसा है, उसमें क्या क्या मतलब मिलते हैं, किसके किसके मेल से विकार उत्पन्न होता है। तो यदि विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन को मिलाया जाए और उससे जो विकार उत्पन्न होगा, विकार यानी परिवर्तन जो होगा, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग देख विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो विकार यानी परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जिसमें जिसकी प्रधानता होती है उसी के आधार पर उस संधि का नाम दिया गया है। जैसे हम लोग स्वर संधि पढ़े थे तो उसमें स्वर की प्रधानता थी तो इसलिए स्वर संधि नाम दिया गया था। फिर हम लोग व्यंजन संधि पढ़े थे, उसमें व्यंजन की प्रधानता थी, उसमें सबका स्वर का मेल व्यंजन से हो रहा था, इसलिए उसे व्यंजन संधि नाम दिया गया था। अब इसमें विसर्ग की प्रधानता है तो इसे विसर्ग संधि नाम दिया गया है। अच्छा, विसर्ग होता क्या है देख लेते हैं। विसर्ग, ये जो हम लोग पॉइंटर बनाते हैं, ये पॉइंटर, इसी को कहते हैं विसर्ग। ये क्या है हमारा विसर्ग। इसका जो चिन्ह होता है ये विसर्ग का चिन्ह होता है, इसी को विसर्ग कहा जाता है। इसका आगे हर जगह इंट्रोड्यूस मिलेगा। अब हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे निधन, आहार हो जाएगा, निराहार, नमः धन्ते। नमः धन्ते क्या होगा? नमस्ते। जो हम लोग अक्सर बोलते हैं नमस्ते, वो विसर्ग संधि का ही उदाहरण होता है। अभी ये कैसे कैसे हुआ है ये आगे चल के इसके हम नियम में पढ़ेंगे। इसमें भी व्यंजन की भांति ही नियम चलते हैं, इसके भी भेद नहीं होते, इसके नियम चलते हैं। सिर्फ स्वर संधि में भेद होते हैं, जो हमने आपको बताया था उसके 5 जो भेद होते हैं, बस स्वर संधि में चलते हैं। तो हमने इसकी परिभाषा समझ ली। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग विसर्ग संधि कहेंगे। आइए इसके नियम पे चर्चा कर लेते हैं। बात करते हैं नियम नंबर 1 की। यदि विसर्ग विसर्ग के बाद च या छाए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है।
क्या होता है? श, तालव्य विष होता है। यदि विसर्ग के बाद च या छ आता है तो उसके स्थान पे तालव्य विष हो जाता है। इसी से रिलेटेड दूसरा देखेंगे हम लोग। यदि विसर्ग के बाद ट या थ आए, ट या थ आए तो विसर्ग के बाद जो विकार होगा वो होगा श में, यानी मूर्धन्य श में, से मूर्धन्य श बोलते हैं। यदि विसर्ग के बाद क्या आएगा? त या थ आए, त या थ आए तो जो इस विसर्ग का परिवर्तन होगा, इस विसर्ग का परिवर्तन दंती स में होगा, दंती स में। इसमें तीनों स का परिवर्तन हो रहा है, इसको इसमें तीनों को साथ में लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद आपको च या छ दिख जाए तो उसका जो हम लोग विसर्ग का जो परिवर्तन करेंगे वो हम स में करेंगे, तालव्य श में करेंगे। और ये स भी कैसा होगा? आधा स होगा, पूरा सा नहीं होगा। अगर उसमें आपको बाद में स्वर मिलता है तो आप भले उससे जोड़ के उसे पूरा करेंगे, लेकिन ये आधा स होगा। यदि दूसरा क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो हम लोग विसर्ग का जो परिवर्तन करेंगे वो मूर्धन्य स में करेंगे। फिर यदि विसर्ग के बाद त या थ आता है तो उसका जो हम लोग परिवर्तन करेंगे वो हम लोग दंती स में करेंगे। आइए इसको उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। एक एक का उदाहरण देखते हैं। पहले हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण होगा निह धन छल। निह धन छल क्या होगा? बराबर निश्चल। ये निश्चल हुआ कैसे है? क्योंकि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे क्या आया? विसर्ग आया, विसर्ग के बाद छ आया है। जैसा कि आपको बताया गया नियम में छ आए तो उसका हम लोग परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन हम लोग स में करेंगे। तो ये जो विसर्ग हो रहा है इसका परिवर्तन स में हो रहा है। इसी तरह एक और है निह धन चय। निह धन चय, इसका जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग आया तो विसर्ग का परिवर्तन हम लोग आधा स करेंगे, निश्चय। निश्चय हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे धनु धन टंकार। धनु धन टंकार, इसका जो परिवर्तन होगा वो होगा धनुष टंकार। देख रहे हैं आप, इसके बाद विसर्ग के बाद ट आया है तो विसर्ग का परिवर्तन हम लोग मूर्धन्य स में करेंगे। इसी तरह हो जाएगा दूह धन ट। दूह धन ट अक्सर बोला जाने वाला शब्द है, बहुत लोग बोलते होंगे। तो इसका जो परिवर्तन होगा वो होगा दू। विसर्ग को हम लोग मूर्धन्य में चेंज करेंगे और क्या बन जाएगा? दुष्ट। सही समझे, दुष्ट। आइए इसका हम लोग तीसरा देख लेते हैं। निह धन तेज। निह धन तेज, यहाँ क्या आ रहा है? विसर्ग आया, विसर्ग के बाद आपको क्या मिल रहा है? त मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? निस्तेज। दंती स में हो रहा है तो ये होगा निस्तेज। ये भी ध्यान दीजिए कि निस्तेज लिखा कैसे जाता है। कभी कभी अशुद्धियों में पूछ लेता है कि निस्तेज लिखा कैसे जाता है, तो हम लोग गलती क्या कर देते हैं? हम लोग दंती स की जगह हम लोग तालव्य श लगाते हैं, लेकिन इसका सही रूप निस्तेज होता है। और हो जाएगा मन धन
स्टाप। और क्या हो जाएगा ये, फिर वही है, यहाँ विसर्ग, और विसर्ग के बाद आपको त दिख रहा है तो आसानी से आप इसका चेंज किस में करेंगे, दंडी स में करेंगे। तो क्या हो गया, मनस्ताप। बहुत आसान है, अगर आप इसको एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो समझ जाएंगे। वैसे भी ध्यान दीजिएगा, ये च छ और त ठ और त थ आ रहे हैं, ये हमने आपको स्पर्श व्यंजन बताए थे, तो उसके जो प्रथम और द्वितीय वर्ण है ये वही है बस। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो हमारे स्पर्श व्यंजन के जो प्रथम वर्ग रहता है क ख, और जो अंतिम वर्ग है प फ, उसको छोड़कर बाकी जो तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा आ रहा है उसके ये प्रथम वर्ण है, उसी का परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए, विसर्ग के बाद च आएगा तो उसका श में परिवर्तन करेंगे, विसर्ग के बाद यदि त ठ आएगा तो उसका स में, और विसर्ग के बाद यदि त थ आएगा तो उसका स में। आइए अब हम नियम नंबर 2 की बात करते हैं। इसी से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे हरिश्चंद्र हो गया। देख लीजिएगा किताब में काफी एग्जाम्पल बनते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जो हम बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद श, श और श आए, मतलब तीनों स आए, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स आए, तो हम लोग विसर्ग का जो परिवर्तन करते हैं, या तो हम लोग विसर्ग ही लगा देंगे या फिर हम उसका परिवर्तन करेंगे इसी में, मतलब ये आधा श उसी के जिस वर्ड में हो रहा है वही वर्ड में कर देंगे। ये बहुत इजी है, मतलब कहीं भी आपको दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये इसी परिवर्तन हुआ है। विसर्ग का परिवर्तन श में करेंगे। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं, इसको उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगी ये जल्दी हम लोग को। उदाहरण में जैसे दूधन शासन, अब इसको देखिए हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहे तो डायरेक्ट विसर्ग आप लगा के लिख सकते हैं दुशासन, और नहीं तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी देखने को मिलता होगा, डायरेक्ट कौन सा सा आ रहा है यहाँ पे, तालव्य सा आ रहा है, तो उसका हम लोग परिवर्तन किस में करेंगे, तालव्य सा में ही करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, दुशासन। क्या हो जाएगा, दुशासन या दुशासन। इसके बाद जैसे धन संतान, इसको हम लोग नि संतान भी लिखते हैं, क्योंकि विसर्ग डायरेक्ट भी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नि संतान, या तो फिर हम इसी का, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, दंती सा आ रहा है, तो हम डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हैं निसंतान। तो ये दोनों ही सही रूप होता है। इसी तरह निशंक, ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल करेंगे। आइए हम नियम नंबर 3 समझते हैं। नियम नंबर 2 में कुछ नहीं था, बस अगर विसर्ग आ रहा है और उसके बाद भी आपको श तीनों स दिख जाए तो आप उसका परिवर्तन या तो विसर्ग में कर दीजिए या तो श में कर दीजिए। अगर आपको दोनों में से कोई भी रूप देखने को मिल रहा है तो वो दोनों सही होगा। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 में क्या है, यदि विसर्ग के बाद ही आपको अब स्टार्टिंग में जो पहला नियम बताए थे उसमें च छ ट ठ और त थ बताए थे, लेकिन यहाँ पे अब जो स्पर्श व्यंजन थे जो पहला था, पहला और दूसरा वर्ड, पहले वर्ग का पहला और दूसरा क ख या फिर प फ दिख जाए, अंतिम जो बताया था जो छूटा हुआ था प फ दिख जाए, तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जो का त्यों लिख देते हैं।
दीजिएगा, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, मतलब ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए। आपको जहां दिख गया वैसे ही लिख दीजिए, ज्यों का त्यों या जैसे होता है, जैसा दिया होगा वैसे ही लिख देंगे। आइए इसको उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। उदाहरण है जैसे प्रातः धनकाल, प्रातः धनकाल बराबर हो जाएगा प्रातः काल। आप लोग शुरू से जब से हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं, हम लोग देखते हैं प्रातः काल कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखा जाता है विसर्ग के साथ ही प्रातः काल। इसी तरह हो जाएगा अंतः धनपुर, क्या हो जाएगा, ये भी सेम वही हो जाएगा अंतःपुर, क्योंकि यहाँ देखें क और प आया है तो इसलिए इसका परिवर्तन कुछ नहीं होगा, जैसे विसर्ग रहेगा वैसे ही लिख देते हैं। इसका एक अपवाद भी एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे अपवाद स्वरूप कुछ आता अगर दे दिया तो ये होगा कि कैसे हो गया है, यहाँ भी क आ रहा था तो वही होना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसमें इसको उदाहरण से हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। बस इतना समझ लीजिए, विसर्ग का स हो जाना। अगर आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स भी ज़्यादा उसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेंथी नोट्स नहीं लिखा जाता, छोटी नोट्स बढ़िया होती है, शॉर्ट में लिखिए जितना आपको समझ में आ जाए। विसर्ग का स हो जाना, ये इसका अपवाद है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट यहाँ उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे नमः धनकार, नमः धनकार, नमः धनकार हो जाएगा नमस्कार। यहाँ देखिए विसर्ग का श हो जा रहा है। इसी तरह पुरः धनकार क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, देख लिया होगा। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मिटा के लिखते हैं, इसका अलग पेन से लिख दे रहे हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा, पुरः धनकार पुरस्कार। इसी तरह श्रेयस्कर, जहां भी आपको क दिख जाए और ऐसे हो जाए तो वहां स हो जाएगा। आइए अब नियम नंबर 4 की बात करते हैं। तो ये सब विसर्ग सिंधी इजी है, आपको विसर्ग कहीं मिल जाए तो नियम नंबर 4। देखते हैं नियम नंबर 4 क्या कहता है। यदि विसर्ग के पहले यानी इसके पहले ई या उ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, क ख, वही क ख और प फ, यानी इस पर व्यंजन से पहले वर्ग का और अंतिम वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क ख या प फ हो तो इस विसर्ग का जो होगा, विसर्ग का मूर्धन्य स में परिवर्तन होता है। मूर्धन्य स में परिवर्तन होता है। आइए इसको उदाहरण द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। निर्धन कपट, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का हम लोग किसमें, विसर्ग के बाद क प ये आ रहा, क आ रहा है तो क का परिवर्तन, और इसके पहले ध्यान दीजिएगा ई या उ बोले हैं तो क्या आया है, ई आया, छोटी ई आया है, तो विसर्ग का परिवर्तन हम लोग स में करेंगे तो क्या बन जाएगा, निष्कपट। मूर्धन्य स में हुआ है। इसी तरह दुहधन,
दुष्कर, क्या हो जाएगा? दुष्कर। विसर्ग का परिवर्तन मूर्धन्य स में होगा, क्या हो जाएगा? दुष्कर। इसी तरह निष्फल, निष्पाप, ये सभी इसी संधि के उदाहरण है। आइए अब हम लोग नियम नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे नियम है, अगर आप 1 से या 2 बार वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं नियम नंबर 5 की। यदि विसर्ग के पहले अ हो, यानी विसर्ग के पहले अ हो, अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद घोष वर्ण आए। अब घोष वर्ण आपको वर्णमाला में पढ़ाया जा चुका है। तो घोष वर्ण क्या क्या होते हैं? घोष वर्ण में हमारे क्या आते हैं? तीसरा, चौथा, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ आते हैं हमारे। अंतस्थ यानी यारा लावा, और उसी के साथ उस्म का ह आता है, और कोई भी स्वर आए, और स्वर होते हैं, और कोई भी स्वर आए, सब घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। कोई भी स्वर आए, तीसरा, चौथा, यानी तीसरा आपको पता है ग ज ड द ब, चौथा घ ज ढ ढ ब, पांचवा अंग य न र म, ये आते हैं। अंतस्थ यारा लावा आए, हाय, उसमें का हाय, और कोई भी स्वर आए तो विसर्ग का परिवर्तन हम लोग ओ में करेंगे। किसमें करेंगे? ओ में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि अगर आप एग्जाम देते होंगे तो देखे होंगे, इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं। जैसे मन धन ज, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद जा आ रहा है और उसका परिवर्तन, तो इसका हम लोग क्या, ज क्योंकि तीसरा वर्ड होता है तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में करेंगे, तो क्या हो जाएगा? मनोज। इसी तरह सरह धन ज, क्या हो जाएगा? सरोज। मना धन ज, सरह जन जा, और ऐसे ही तपाह धन भूमि, क्या हो जाएगा? तपोभूमि। बस इसमें विसर्ग का ओ करना है। तपोभूमि। इसी तरह मनोहर हो जाएगा, यशोधनदा, यशोदा हो जाएगा, सब इसी के उदाहरण है। तो इसका भी 1-2 अपवाद होता है, देख लेते हैं अपवाद में इसका। अपवाद को एक उदाहरण द्वारा देख लेते हैं। इसमें भी लिख लीजिए विसर्ग का र हो जाना। इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे अगर आपके सामने दिया है पुनः धन, मेनली ये पुनः और अंतः के साथ ही होता है। पुनः धन मुद्रण, इसका हम लोग क्या करेंगे? विसर्ग का र कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पुनर्मुद्रण। पुनर्मुद्रण हो रहा है। इसी तरह अगर और घड़ी यहाँ देख लेते हैं, अंतः का देख लेते हैं, अंतः धन गत, क्या होगा? अंतर्गत। बस यहाँ विसर्ग का र हो जाए। अच्छा, ये जो र होता है इसे हम लोग रेफ र कहते हैं, इसे रेफ कहते हैं। ये रेफ र का उदाहरण जो हम लोग ये वाला बनाते हैं, ये भी आधा ही र होता है और इसे हम रेफ र कहते हैं। तो इसका जो चिन्ह होता है ये होता है, इसे रेफ कहते हैं। आइए नियम नंबर 6, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें बस ओ चेंज होता है। अधिकतर जो एग्जाम में बनते हैं एग्जाम्पल इसी से बनते हैं, तो आप लोग इसका एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। या तो आपको ऐसे संधि विच्छेद करके दे सकता है, या तो आपको पूरा दे सकता है और उसका संधि विच्छेद कर सकता है। तो आप लोग अगर ऐसे पढ़े रहेंगे तो आसानी समझ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग नियम नंबर 6 की।
नियम नंबर 6। इसमें देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। यदि विसर्ग के पहले अ आए, यानी अ के बाद विसर्ग है और उसके बाद भी अ आए, बस विसर्ग के पहले आए और उसके बाद भी आए, तो देखते हैं इसका परिवर्तन किस में करते हैं। तो जो पहले वाला अ रहता है, इसका परिवर्तन हम लोग ओ में करेंगे। जो विसर्ग के साथ रहेगा उसका परिवर्तन ओ में करेंगे। और ये वाला होता है, ये लुप्त हो जाता है, इसका लोप कर देंगे हम लोग। और इसकी जगह पे ये चिन्ह, जिसे हम लोग कहते हैं लुप्ताकार चिन्ह, लुप्ताकार या अवग्रह चिन्ह। अक्सर ये चिन्ह हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसका जो साइन होता है यही होता है। चिन्ह सही ऐसे लिखाता है, लुप्ताकार चिन्ह या अवग्रह चिन्ह इसे कहते हैं। तो यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो जो पहले वाला अ रहेगा उसका जो चेंज होगा वो ओ में होगा, और जो बाद वाला रहेगा उसका चेंज जो हम लोग करेंगे वो अवग्रह का चिन्ह होता है। मतलब अ जो रहेगा वो लोप हो जाएगा, उसके स्थान पर इस अवग्रह के चिन्ह को ले आते हैं। जैसे है इसका है उदाहरण देख लेते हैं। यशः धन अभिलाषी, अभिलाषी, तो इसका जो चेंज होगा वो होगा यशु। ये वाले अ का हम लोग क्या किए, अ के साथ विसर्ग का हम लोग ओ करेंगे, और ये वाला अ जो आया है ये इसका हम लोग अवग्रह चिन्ह लिखेंगे और फिर लिखेंगे अभिलाषी। इसको पढ़ते भी अ ही है, यशोभिलाषी, जल्दी में यशोभिलाषी, तो अभिलाषी, यशो अभिलाषी। अच्छा, इसमें देखोगे आ नहीं दिख रहा, अरे तो ये तो वही है ना, स है, ये कैसे बना हुआ है, इसमें आधा स कर देंगे और आ कर देंगे, तभी तो ये पूरा हो जाता है श। तो इसमें अ छुपा हुआ है, ये मत सोचेगा इसमें अ दिख नहीं रहा है, इसमें अ है, इसके पहले अ है। अब लोग हम लोग नेक्स्ट एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रथमा धन अध्याय, तो इस विसर्ग का हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नार्थक का करेंगे हम लोग प्रथमो, ये प्रथमो हो जाएगा। और इसके बाद जो आया है इसको हम लोग अवग्रह चिन्ह लगाएंगे या लुप्ताकार चिन्ह लगाएंगे, प्रथमो अध्याय। अब यहाँ पे अध्याय बोलेगा। अब नियम नंबर 7 देखते हैं हम लोग, देख लेते हैं नियम नंबर 7 क्या कहता है। यदि अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, मतलब इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए, ए आ जाए, भिन्न स्वर आए और उसके बाद क्या है, इसके बाद विसर्ग आ जाए। मतलब अगर ई उ ए ओ कुछ भी आ रहा है, उसके बाद अगर विसर्ग आता है और उसके बाद यदि घोषवर्ण ही आए, घोषवर्ण अभी आपको बताए थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, और उस घोषवर्ण लिख लेते हैं ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, तीसरा चौथा यानी 345, अंतस्थ, उष्म का ह, उष्म का फिर ह लेंगे और कोष और स्वर, और सारे स्वर आ जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे, घोषवर्ण। तो इस जो विसर्ग का हम लोग परिवर्तन करेंगे, इसका परिवर्तन हम लोग र में करेंगे, आगे र में करेंगे। तो यदि अ या आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर समझ ही रहे हैं, बस आ नहीं आएगा, बाकी ई उ ए री ओ कुछ भी आ जाए तो और उसके बाद घोषवर्ण आ जाए। घोषवर्ण आपके बता दिया जा चुका है, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और ह और स्वर आ जाए।
तो इस विसर्ग का परिवर्तन हम लोग र में करेंगे। आइए इसको उदाहरण से अच्छे से समझ लेते हैं। उदाहरण देखेंगे लोग, जैसे निधन आशा, निधन आशा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नी आया, नी के बाद क्या है, क्योंकि यहाँ ई आया छोटी और उसके बाद क्या मिल रहा है आपको, विसर्ग मिल रहा है, विसर्ग के बाद आपको आ मिल रहा है, तो नी का हम लोग परिवर्तन र में करेंगे। र में करेंगे तो ये जो आधा रहेगा उसके साथ आ मिल जाएगा, तो ये मिल के पूरा रा बना देगा, तो क्या हो जाएगा, निराशा। ये रा, यहाँ से जो र निकलेगा और यहाँ से जो आ निकलेगा, ये दोनों मिलकर रा बनाएंगे, इसलिए वहां क्या हो रहा है, निराशा हो रहा है। अब हम लोग दूसरा एक देख लेते हैं, जैसे निधन झर, फिर यहाँ विसर्ग है और यहाँ पे लेकिन आपको कोई स्वर नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, निर्झर। ये हमने ये साइन अभी आपको बताया गया, ये इसे क्या कहते हैं, रेस, जो ऊपर लिखते हैं निर्झर। इसी तरह दुर्दशा, ऐसे कई एग्जाम्पल बन जाएंगे। चलिए नियम नंबर 8 समझ लेते हैं अब। तो नियम नंबर 7 में क्या कहा गया था, यदि आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर आए और उसके बाद विसर्ग के साथ आए मतलब, और उसके बाद वो स्वर दिख जाए, तो आप उसका परिवर्तन र में कर दीजिएगा। अब नियम नंबर 8 की बात करते हैं। यदि ई या ऊ यानी छोटी ई और छोटा ऊ इसके साथ विसर्ग आए और उसके बाद आपको र दिख जाए, यदि छोटी ई और छोटा ऊ आए और उसके साथ विसर्ग आए, उसके साथ आपको र दिख जाए, तो कुछ नहीं करना, बस ई को हम लोग बड़ी ई कर लेंगे और ऊ को हम लोग बड़ा ऊ कर लेंगे। बस अगर आपको विसर्ग साथ पहले ई छोटी ई या छोटा ऊ दिखे, तो बस उसका परिवर्तन हम लोग बड़ी या बड़ा ऊ दिखे और बाद में रा होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण है, निधन रोगी, तो विसर्ग के पहले छोटी नी है, छोटी ई है और फिर रा है, तो नी, तो हम लोग इसको बड़ी ई में परिवर्तन कर लेंगे, निरोगी। अच्छा, निरोगी सही भी ऐसे लिखा था, एग्जाम में पूछता है निरोगी सही कैसे लिखाएगा, तो उसमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा रहती है, लेकिन आप संधि विच्छेद करेंगे निरोगी का, तो उसमें छोटी ई की मात्रा दीजिएगा। इसी तरह निधन रस हो जाएगा, नीरस, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा। एक ऊ का देख लीजिए, जैसे दुहधन राज, दुहधन राज, तो यहाँ भी छोटा ऊ दिख रहा है आपको, अब इसको हम लोग बड़े ऊ में कर लेंगे बस, तो क्या आ जाएगा, दुराज। बस छोटी ई को बड़ी ई में और छोटे ऊ को बड़े ऊ में परिवर्तन करना है। आइए अब हम आखिरी नियम, नियम नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें बस आपको बस छोटी ई और बड़ी ई करना है, और ध्यान दीजिएगा निरोगी नीरस इस में बड़ी ई रहता है। नियम नंबर 9, यदि अ या आ के बाद विसर्ग दिख जाए और इसके बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो हम विसर्ग को भी, इसमें भी हम लोग विसर्ग का लोप कर देते हैं। बस खाली हम लोग क्या करेंगे, विसर्ग का लोप, कुछ नहीं करना है, बस खाली विसर्ग हटा देंगे, विसर्ग का लोप। लोप मतलब उसको हटा देंगे, गायब कर देंगे, गायब। तो चलिए हम लोग विसर्ग को गायब करते हैं। जैसे का एक एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल, ज़्यादा एग्जाम्पल से बनते नहीं है, एक ही एग्जाम्पल है, किसका है, अतः धन एव। तो चलिए इसमें से विसर्ग को गायब कर देते हैं, अतः धन एव, तो एव लिख देंगे बस।
बहुत ईजी था, बस खाली इसमें विसर्ग को हम लोग गायब कर देंगे। इसका मोस्टली एक ही एग्जाम्पल देखने को मिलता है, अगर किताब में मिले तो देख लीजिएगा। तो नियम नंबर 9 खत्म हुआ और यहाँ से आज हमारा विसर्ग संधि खत्म हुआ। विसर्ग संधि के आज हमारी संधि टॉपिक खत्म हो गई। अगर आपको संधि टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपना डाउट या क्वेरीज पूछ सकते हैं मुझसे। तो आज की टॉपिक आपकी यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में आपको नई टॉपिक पढ़ाई जाएगी। और तब तक के लिए हम लोग का साथ देने के लिए धन्यवाद।